हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट नंबर 41 को डिस्कस करेंगे। हमारा फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और इसमें आज हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ लिया है, तो आइए शुरू करते हैं। फोर्सेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स दैट वर्क इन अपोजिट डायरेक्शंस ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, बट वाई इज इट सो। इसमें यह कहा जा रहा है कि फोर्स जो है वो हमेशा पेयर में काम करती हैं, जोड़े में काम करती है, यानी दो फोर्स लगती है एक साथ, लेकिन उनकी डायरेक्शन कैसी होती है तो अपोजिट होती है, और वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर काम करती हैं। अब इसको आगे समझते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। इट इज़ ट्रू दैट फोर्सेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर एंड बोथ अपोज ईच अदर। तो ये सही है कि फोर्स जो है वो हमेशा पेयर में रहती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं, एक दूसरे को अपोज करती हैं, एक दूसरे का विरोध करती हैं। दिस इज़ इन अकॉर्डेंस विद द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और ये विरोध जो है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग है, यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जो नियम दिया गया उसी के अकॉर्डिंग ये इस तरह का बिहेव करती हैं। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, when one object exerts a force on another object, the second object also exert a force back on the first object. तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है जो एक दूसरी वस्तु पर फोर्स लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी उस पर उतना ही फोर्स लगाती है, इक्वल फोर्स लगाती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो उसके अपोजिट होती है। समझ रहे हैं, दोनों का जो फोर्स है वो इक्वल होता है, जितना फोर्स इधर से लगा उतना ही इधर से लगा, लेकिन डायरेक्शन में अंतर होता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। आगे अब है दीज टू अपोजिंग फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। फर्स्ट फोर्स इज कॉल्ड एज एक्शन एंड सेकंड फोर्स इज कॉल्ड रिएक्शन। पहला फोर्स जो लगता है वो एक्शन हुआ, है ना। जैसे कि ज़मीन पर चलते हैं तो पैर से हम ज़मीन को दबाते हैं, धक्का देते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा एक्शन हो गया। लेकिन ज़मीन फिर उतने ही फोर्स से हमारे पैर को ऊपर की तरफ धक्का देती है, तो वो क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग हुई। पैर तो नीचे की ओर ज़मीन पे धक्का दे रही है, लेकिन ज़मीन ऊपर की ओर पैर पर धक्का दे रही है। मैग्नीट्यूड सेम है, यानी फोर्सेज जो हैं वो इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अब एग्जाम्पल इसमें एक दूसरा भी दिया हुआ है। व्हेन वी किक ए फुटबॉल वी अप्लाई एक्शन फोर्स ऑन इट ड्यू टू विच इट मूव्स अवे। जब हम फुटबॉल को किक करते हैं तो हम एक तरह का एक्शन फोर्स लगाते हैं इसके ऊपर, जिससे फुटबॉल में मूवमेंट आ जाती है, ये मूवमेंट करने लगती है। बट एट द सेम टाइम द फुटबॉल ऑल्सो अप्लाइज सेम फोर्स ऑन आवर फूट। लेकिन उसी समय फुटबॉल भी उतने ही अमाउंट का फोर्स हमारे पैर पर अप्लाई करती है, लगाती है। ड्यू टू विच वी मे हर्ट और फील पेन, जिसके कारण ही हमारे पैर में दर्द होता है या हम हर्ट हो जाते हैं, है ना। कई बार जोर से अगर बॉल को मारा तो क्या पैर में बहुत ही जोर का पेन होता है, दर्द होता है, हम कहते हैं अरे चोट लग गई बहुत जोर की। तो इसका मतलब क्या है कि जितने, मान लो ये फुटबॉल है और किसी ने अपने पैर से इसको किक मारा है, तो जितने फोर्स से किक मारा है फुटबॉल भी उतने ही फोर्स से हमारे पैर को किक मारती है, मतलब हमारे पैर को चोट पहुंचाती है। तो इस तरह से ये हो गया आपका एक्शन, है ना। जब हम पैरों से फुटबॉल को मारते हैं तो एक्शन हो गया, और फुटबॉल की तरफ से जो जवाब आता है वो हो गया आपका रिएक्शन। इसको इस तरह से समझिए। अब आगे देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको अलग से डिफाइन किया गया है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो हर एक एक्शन के बराबर में रिएक्शन होता है,
और वो इक्वल अमाउंट में होता है, कम या ज़्यादा नहीं होता है। जितना हमने एक्शन का फोर्स लगाया उतना ही रिएक्शन का फोर्स होगा, और उनकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। अब यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल से यहाँ पर बताया हुआ है, लेट अस कंसिडर टू स्प्रिंग बैलेंसेज ए एंड बी। यहाँ दो हैं, एक ये है एक ये है, स्प्रिंग बैलेंस है ये, तो ए और बी है। अब इसमें करना क्या है, फिक्स द अपर एंड ऑफ स्प्रिंग बैलेंस ए टू ए फिक्स एंड ऑन ए टेबल ऑन और वॉल। तो किसी दीवार पर या किसी टेबल पे उसको फिक्स कर देंगे। कीप देम हॉरिजॉन्टली एंड पुल द अपर एंड ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस बी बाय हैंड। इसको तो दीवार से इस तरफ, इस किनारे को दीवार से लगा दिया, इधर से अपने हाथ से खींचा। तो अब नोटिस क्या करते हैं, वी नोटिस दैट रीडिंग ऑफ फोर्स और वेट इन बोथ द बैलेंस इज सेम। दोनों में जो ये यहाँ से जो रीडिंग देखेंगे हम, तो वो देखेंगे कि रीडिंग सेम है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। देख लीजिए यहाँ से आपको बिल्कुल दिख रहा है कि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है लेकिन रीडिंग सेम है। इन दिस सेटअप द अमाउंट ऑफ एक्शन फोर्स अप्लाइज बाय बी और ए और बी इज इक्वल टू द रिएक्शन और अप्लाइड बाय बी ऑन ए। तो इसको देख के हमें क्या समझ, जितना ये पहले वाला जो ए जो स्प्रिंग बैलेंस है, ये जितना इस पर फोर्स लगाता है, एक्शन करता है, उतना ही ये इस पर फोर्स लगाकर रिएक्शन करता है। तो इस तरह से एक्शन और रिएक्शन दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होता है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट का होता है, उल्टा होता है, बराबर और विपरीत। चलिए अब इधर देखते हैं हम, सम यूजेज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में थर्ड लॉ ऑफ मोशन का क्या क्या यूज़ होता है। तो पहला दिया है, गेट हार्म्ड व्हेन प्लेयर कोलाइड ईच अदर इन द गेम। तो गेम में अगर दो खिलाड़ी जो दौड़ते हुए दो प्लेयर आते हैं और एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो क्या होता है, दोनों को ही बहुत ही जोर की चोट लगती है। ऐसा आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा, बच्चे क्या करते हैं, दौड़ते हुए आते हैं, आधी छुट्टी में देखा होगा आपने, खेलते हैं जब बच्चे, तो दोनों तरफ से दौड़ते आते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं, तो इतनी ज़ोर की टक्कर होती है कि कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यही एक्शन एंड रिएक्शन से, एक बच्चा जितनी ज़ोर से दूसरे से टकराया तो वो एक्शन हुआ, उतने ही ज़ोर का रिप्लाई दूसरे बच्चे की तरफ से आया, तो एक्शन और रिएक्शन हुआ और दोनों को ही बहुत ही तेज की चोट लग जाती है। दूसरा पॉइंट है, कैन बी एबल टू वॉक ऑन ए पाथ। एक रास्ते पे हम चलते हैं, ये पॉसिबल कैसे होता है, देखिए यहाँ चित्र से समझाया गया है। एक्शन में क्या है, फुट पुशेस डाउन एंड बैक। तो पैर से हम ज़मीन को दबाते हैं, है ना, धक्का देते हैं, एक्शन करते हैं। अब रिएक्शन में क्या होता है, ज़मीन भी आपके पैरों को धक्का देती है उसी अमाउंट में। तो फुट पुशेज अप एंड फॉरवर्ड, तो धक्का देने के कारण उतने ही अमाउंट का रिएक्शन होता है ज़मीन की तरफ से, और पैर उतना ही ऊपर, जितने ज़ोर से फोर्स से नीचे दबाया उतने फोर्स से पैर ऊपर गया। तो इस तरह से बार बार ऐसा करने से हम वॉक कर पाते हैं। तीसरा है, रिकॉइलिंग ऑफ गन व्हेन बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम इट। तो जब ये एग्जांपल दिया है कि जब गन से बुलेट फायर की जाती है तो गन उतना ही पीछे की तरफ आता है, धक्का लगता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जितने ज़ोर से गोली आगे, जितने फोर्स से निकलती है ना, पहले इससे पीछे आपने पढ़ा है ना कि गोली तो छोटी सी होती है, कुछ हार्म नहीं कर सकती ऐसे रखी हुई है तो, लेकिन जब बंदूक से निकलती है तो बहुत ही फोर्स से निकलती है। जितने फोर्स से ये आगे निकलती है उतने ही फोर्स को ये पीछे की तरफ एक्सर्ट करती है, तो इसके कारण काफ़ी जोर का झटका लगता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है आगे कि इसीलिए जो सैनिक होता है वो क्या करता है, सोल्जर अपने कंधे से बंदूक को बिल्कुल सटा करके रखता है। अब ये देखिए, मूविंग ऑफ ए रॉकेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन इग्निशन। तो यहाँ भी सेम ही है कि यहाँ ये चित्र देखिए तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि ये रॉकेट है। रॉकेट जो है जब ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ बहुत, आपने टीवी में देखा होगा, बहुत ही धुआं सा दिखता है ना।
तो जितनी फोर्स से ये नीचे की तरफ प्रेशर लगाता है उतने ही फोर्स से ये फिर ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से उसमें इग्निशन यानी उसमें ईंधन जलता है, तो जितनी फोर्स से नीचे की तरफ धुआं सा निकलता है उतनी ही फोर्स से रॉकेट ऊपर की ओर धकेला जाता है और वो आगे की ओर बढ़ जाता है। अब अगला देखिए, द बोट मूव्स बैकवर्ड्स व्हेन सेलर जंप्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पर चित्र देखिए, एक आदमी ऐसा लग रहा है कि बोट पर चलता हुआ आया, अब इसको ज़मीन पे उतरना है, तो ये एक पैर से बोट को क्या कर रहा है, दबा रहा है ना। तो जितने ज़ोर से ये पैर इसको दबा रहा है उतने ही फोर्स से फिर ये उछलकर आगे की ओर आ जाता है। यही तरीका है जब हम बोट पर चढ़ते हैं और उतरकर किनारे पर उतरते हैं बोट से उतरकर, तो फिर इसी तरह का प्रोसीजर होता है कि एक पैर से तो हमारा बोट दबता है, बोट पर हम पैर रखते हैं और उससे उतना ही प्रेशर जो है बोट जो है हमारे पैर पर एक्सर्ट करता है, जिससे हम किनारे पर उतर जाते हैं। छठा है बाउंसिंग बैक ऑफ प्लेयर बाय ट्रेम्पोलिन व्हेन ही जंप्स ऑन इट। तो ये भी वही उदाहरण है कि बाउंसिंग बैक करता है प्लेयर, है ना, जैसे ही इस पर जंप करता है उतने ही जितने फोर्स से जंप किया उतने से फोर्स से वो बाउंस कर जाता है। सारे एक तरह के उदाहरण है। द बॉल गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक व्हेन वी हिट इट ऑन द वॉल। तो दीवार पे छोटे बच्चे खेलते रहते, दीवार पे बॉल को मारते रहते हैं ना, जितनी ज़ोर से मारते हैं उतनी ज़ोर से बॉल फिर बच्चे की तरफ आता है, फिर वो पकड़ लेता है उसको, फिर मारता है। मतलब इस तरह से मान लो एक दीवार है और बच्चा यहाँ से बॉल को ऐसे मार रहा है तो उतने ही फोर्स से बॉल वापस आता है। यही होता है ना, आप लोग घर में खेलते होंगे। तो इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हैं जो हम डेली लाइफ में अनुभव करते हैं। क्वेश्चन आंसर है राइट थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये तो आपको यहीं पे लिखा हुआ है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ से आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 ये तो मैंने अलग से बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसमें बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ से कोई भी 3 एग्जाम्पल दे दीजिए, ऊपर भी लिखा है या इनमें से कोई भी आपकी मर्जी 3 एग्जाम्पल दे दीजिए। बाकी के जो क्वेश्चन है 1, 2, 3 और 5 ये मैं अलग शीट पर समझा देती हूँ। क्वेश्चन 2 है शैल वी एवर बी एबल टू राइट इफ़ द फोर्स वी अप्लाई ऑन पेन इज़ नॉट रिवर्टेड बैक बाय द पेपर वाई। कि जब हम कागज़ पर लिखते हैं तो हम जितना फोर्स पेन पर लगाते हैं अगर पेपर उतने फोर्स को रिवर्ट बैक नहीं करता है यानी रिएक्शन नहीं करता, तो क्या हम पेपर पर लिख सकते हैं, लिख पाएंगे? आंसर इसका है नो, we shall not be able to write if the force we apply on pen is not reverted back by the paper। कि नहीं, अगर हम जितना फोर्स पेन पर लगाते हैं अगर पेपर जो है वो इतने फोर्स को रिवर्ट बैक नहीं करता है, मतलब एक्शन का रिएक्शन नहीं होगा, तो हम लिखने में सफल नहीं होंगे, हम नहीं लिख पाएंगे। कारण क्या है? बिकॉज द इंक विल नॉट गेट प्रिंटेड ऑन द पेपर। क्योंकि अगर इसके बीच में फ्रिक्शन काम करता है, अगर ये नहीं होगा तो इंक जो है वो पेपर पर प्रिंट ही नहीं होगा। यानी जितना फोर्स हम लगाएंगे पेन पर, पेपर भी उतना ही रिवर्ट बैक करेगा और हम पेपर पर लिखने में सफल हो जाएंगे। 3 है वाई डज ए सोल्जर होल्ड राइफल ऑन हिज सोल्जर बिफोर फायरिंग बुलेट फ्रॉम इट। तो इसमें यही है कि कोई भी सोल्जर जो है वो अपने राइफ़ल को बिल्कुल अपने कंधे से, सोल्जर मतलब यहाँ पे कंधा, तो उससे सटा कर क्यों रखता है जबकि वो बुलेट फायर करता है। आंसर है ए सोल्जर होल्ड्स द राइफल ऑन हिज सोल्जर टाइटली so that the force of recoil can be absorbed, thus the chances of injury decreases। तो एक सोल्जर जो है वो अपने कंधे पर टाइटली राइफल को
सटा कर रखता है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ रिक्वाइल है, यानी कि रिक्वाइल जो है उसको बोला जाता है फोर्स ऑफ रिक्वाइल। मतलब ये है कि जितने फोर्स से गोली बंदूक से निकली है उतने फोर्स को वो एक्सर्ट करेगी, है ना, उसको फोर्स ऑफ रिक्वाइल कहते हैं। तो फोर्स ऑफ रिक्वाइल जो है उसको कम करने के लिए अपने कंधे से राइफ़ल को सटा लेता है, और इससे इंजरी का चांस कम हो जाता है। उसको चोट लग सकती है अगर वो कंधे से नहीं सटाएगा, तो इसीलिए लिखा है दस द चांसेज ऑफ इंजरी डिक्रीजेज। अब है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो हम वॉक करते हैं उसको एक्सप्लेन कीजिए। मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ कैसे काम करता है। आंसर है हमारा, व्हेन वी पुट आवर फुट ऑन द ग्राउंड वी आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑन इट। जब हम अपने पैरों को ज़मीन पर रखते हैं तो हम एक तरह का फोर्स इस पर लगाते हैं। द ग्राउंड ऑल्सो अप्लाइज एन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स। ग्राउंड भी हमारे पैरों के ऊपर इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाता है। जितना हमने लगाया ज़मीन पे, ज़मीन उतना रिवर्ट बैक करता है ऑन आवर फुट इन द अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। पैर तो नीचे की तरफ लगाता है और जो ज़मीन होती है, ग्राउंड होती है, वो ऊपर की तरफ लगाती है, पुशिंग अस फॉरवर्ड। और इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह से आपके ये सारे क्वेश्चन आंसर जो है फिनिश हो गए, और मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गए होंगे। तो इस तरह से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आगे बढ़ाएं। थैंक यू।